नमस्ते दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं व्रत, जो स्टेट गवर्नमेंट की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें गणित टॉपिक लगता है उसमें व्रत बहुत इम्पोर्टेंट है। अपन पढ़ेंगे पहले तो व्रत का परिचय, फिर उसके बाद में व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल, फिर व्रतखंड, त्रिज्याखंड, लघु व्रतखंड, दीर्घ व्रतखंड, ये अपन इसमें सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए व्रत जो अपने वर्तमान में भी पटवारी की एग्ज़ाम होने वाली है। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ी 2 महीने बाद में होगी। पटवारी, ग्राम सेवक और सभी प्रकार के कांस्टेबल वगैरह जिसमें गणित का टॉपिक लगता है उसमें व्रत निश्चित रूप से आता है। और वैसे अभी 10वीं की एग्ज़ाम होने वाली है और 10वीं की मैथ की एग्ज़ाम अभी भी बाकी है और उसमें भी आपके 10वीं का टॉपिक भी है व्रत। ठीक है, तो देखिए पहले तो व्रत का सामान्य परिचय दे देते हैं। ये जैसे कि व्रत है और 20-20 होता है केंद्र। ठीक है, ये व्रत है, 20-20 केंद्र होता है। सबसे पहले तो व्रत की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले तो अपने को यही ध्यान रखना है कि व्रत की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए ऐसे भी अपन इस डायग्राम को देखकर पता कर सकते हैं कि परिभाषा इसकी क्या बन सकती है। एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित मध्य बिंदु से समदूरस्थ स्थित बिंदु पथ से घिरा हुआ क्षेत्र। एक मध्य बिंदु से समदूरस्थ स्थित बिंदु पथ, समदूरस्थ स्थित बिंदु पथ से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। वापस एक बार देख लीजिए। एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ स्थित बिंदु पथ से घिरा हुआ क्षेत्र। निश्चित बिंदु से समदूरस्थ का अर्थ है समान दूरी पर स्थित है। यहाँ से यहाँ तक आओ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी समान दूरी पर स्थित ये बिंदु पथ है। इस बिंदु पथ से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उसको अपन व्रत कहते हैं। पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, व्रत कहलाएगा। वापस एक बार ध्यान दीजिए। एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ स्थित बिंदु पथ से घिरा हुआ क्षेत्र व्रत कहलाता है। अगला देखिए, अब व्रत में तो कई भाग होते हैं, ये क्या कहलाता है, केंद्र। क्या कहलाता है, केंद्र। इसको अपन क्या बोलते हैं, परिधि। व्रत के जो केंद्र से समदूरस्थ स्थित बिंदु पथ है, उस बिंदु पथ को, तो ये बिंदु पथ है, बिंदु का पथ होता है, ये लाइन में बिंदु पथ है। ठीक है, इस बिंदु पथ को तो कहते हैं परिधि। जो ये स्थित बिंदु पथ है उसको तो कहते हैं परिधि, और इस बिंदु पथ से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं व्रत। और जो ये मध्य बिंदु है, यानी परिधि से समान दूरी पर स्थित मध्यस्थ बिंदु को अपन क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। वापस एक बार, इस बिंदु पथ को तो क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। जो इस परिधि से समान दूरी पर स्थित मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु को अपन क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और ये बिंदु पथ से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए, व्रत, केंद्र और ये होता है त्रिज्या। इसको अपन स्मॉल आर के रूप में दर्शाते हैं। ये होता है त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं अपन, त्रिज्या। वापस एक बार, केंद्र बिंदु और परिधि के मध्य की दूरी को अपन त्रिज्या कहते हैं। व्रत के केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी को अपन त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए केंद्र से परिधि के बीच में ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये सभी त्रिज्या हैं। ये सभी व्रत की क्या है, त्रिज्या है। एक ध्यान रखना, एक ही व्रत की सभी त्रिज्याएं समान होती है। पहले से मैंने परिभाषा में पढ़ा है कि केंद्र से समदूरस्थ स्थित बिंदु पथ यानी समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ होता है। ठीक है, तो केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और एक ही व्रत की जितनी भी आपके त्रिज्याएं हैं, वो एक ही व्रत की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। जैसे मान लीजिए कि ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, अगर और कोई है तो वो भी 7 हो जाएगी। ठीक है, यानी एक ही व्रत की त्रिज्याएं समान होती है। वापस एक बार ध्यान दो, केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी को त्रिज्या कहते हैं।
केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अगला क्या आ जाएगा, अपन ने क्या पढ़ा, वृत्त पढ़ा, फिर केंद्र पढ़ा, परिधि पढ़ी, त्रिज्या पढ़ी। नेक्स्ट आप क्या आ जाएगा, व्यास। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, व्यास ये बात है, ये केंद्र है, ये आपके व्यास है। परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसी रेखा जो परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है या एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, ठीक है, और वो केंद्र से होकर गुजरती है। इसकी एक विशेषता है, एक सिरे से दूसरी सिरे तक जाती है, ऐसी रेखा जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है और केंद्र से होकर गुजरती है, उसी को अपन व्यास कहते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं, व्यास। वापस एक बार देखें, वृत्त की परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसे अपन व्यास कहते हैं। अब व्यास आपको पता है, केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी त्रिज्या होती है, और ये भी केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो कितनी त्रिज्या हुई, 2r। कहने का मतलब व्यास है वो दो त्रिज्याओं के समान है, यानी त्रिज्या से दुगुना है, 2 त्रिज्या। यहाँ तो दो त्रिज्या, यहाँ पर एक व्यास, दोनों समान होते हैं, क्योंकि व्यास होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है और केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये दो त्रिज्या बन गई। दो त्रिज्या देखिए, व्यास का संबंध त्रिज्या के साथ में क्या है, यानी व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना है, इसलिए दो त्रिज्या व्यास के बराबर होती है। ये आपके काम की चीजें, आगे आपके इंपोर्टेंट बातें, इस पर प्रश्न पड़ेंगे। वापस एक बार देखिए, वृत्त है, वृत्त की परिधि के एक छोर से या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी दूसरे छोर तक कोई रेखा जाती है और वो केंद्र से होकर अगर गुजरती है तो वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक है। अब आपको पता है कि केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी को त्रिज्या अपन कहते हैं। तो ये दो प्रकार से, केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, और ये दो प्रकार से है।